होता है नहीं होना। कोई बता सकते बेटा वेपर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, किसी को पता है वेपर प्रेशर के बारे में कुछ आइडिया है? सर वेपर्स जो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं। वेपर जो लिक्विड सरफेस से प्रेशर लगाते हैं उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। देखो स्टार्टिंग हम लोग वेपर प्रेशर से करेंगे, ठीक है, बंद करके जाना है, बाहर से बंद कर देंगे, जो आएगा वो खोल लेंगे। देखिए वेपर प्रेशर की हम लोग बात करेंगे, वेपर प्रेशर क्या रहता है, ठीक है ना। तो कोई बताएगा वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? देखो एक कंटेनर मेरे पास में, इसको समझना, ठीक है, वेपर प्रेशर जिसको समझ में आ गया तो उसको चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है ना। ये मेरे पास कोई कंटेनर है बेटा, यहाँ पे एक लिक्विड में एक पार्टिकल इनसाइड द बल्क और एक सरफेस पे, दोनों पार्टिकल के बारे में सोचो थोड़ा। जो पार्टिकल इनसाइड द बल्क होता है, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर उधर सब तरह से फोर्स लगेगा ना बेटा, इस पे नेट फोर्स कितना निकल के आएगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पे जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कैसा? यूनिफॉर्म, ठीक है। जो पार्टिकल सरफेस पे होगा बेटा उस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, तो इट इज सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और तुम लोग सोच के बताओ कि कौन से वाले पार्टिकल का अपने इस लिक्विड सरफेस को, लिक्विड को छोड़ के जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? उसका ज्यादा होगा जो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सब्जेक्टेड है। बंदा रहे कि नहीं आ रहा? उस पार्टिकल का टेंडेंसी क्या होता है बेटा? ये पार्टिकल क्या है जो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सब्जेक्टेड है, इट हैज टेंडेंसी टू एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस। टेंडेंसी टू एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना। बट इसका क्या होता है? इसका अपने सरफेस को छोड़ के जाने का टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट अगर मैं इसको क्या कर लूं, क्लोज कंटेनर में रख, तो पार्टिकल क्या करेगा? निकलेगा, वॉल ऑफ कंटेनर पर टकराएगा तो बेटा क्या करेगा? वापस लौट के आएगा, जैसे ना। क्यों लौटेगा बेटा? क्योंकि कोई भी कॉलिजन कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, जाएगा टकराएगा, एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो वापस लौट के भी आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों आएगा लौट के? क्योंकि कोई भी कॉलिजन कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। स्टार्टिंग में क्या होगा? बहुत सारे पार्टिकल्स बेटा छोड़ के जा रहे होंगे, लौट के आ रहे होंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स लीविंग द सरफेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लीविंग द सरफेस विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे जितना पार्टिकल निकल के जाएगा उतना पार्टिकल क्या होगा बेटा? वापस भी आ रहा होगा। जितना पार्टिकल निकल के गया उतना पार्टिकल वापस भी आ गया। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया बेटा? इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग? फेस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फेस इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग फेस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। टोटल क्या होगा कि एक टाइम पे फेस इक्विलिब्रियम आएगा। फेस इक्विलिब्रियम पे यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए होंगे ना। जो पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो गए, इनका जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जो प्रेशर ये लगाएंगे वही प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। प्रेशर कहाँ लगाएंगे? कहीं भी, क्योंकि गैस का प्रेशर जो होता है वह डायरेक्शन में कैसा रहता है? स्टीम रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हम लोग यहाँ मैनोमीटर लगा लिए, मैनोमीटर लगा के प्रेशर मेजर कर लिए, जो प्रेशर आया उसको हम लोग क्या बोले? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन पे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मान लो ये वाटर होता, मान लो ये क्या होता है बेटा? वाटर होता। तो वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता? वाटर वेपर में कन्वर्ट होता, गैस में, आया ना। और एक अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता। जो प्रेशर लगता उसी को क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर। इस ये अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करा तो इसका अपना केपी होगा बेटा। केपी किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के इक्वल। और हाँ ना। तो एक्चुअल में वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर, यही तो वेपर प्रेशर है, हाँ कि ना। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेपर प्रेशर क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अरे हाँ या ना। उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस रिएक्शन में वाटर लिक्विड और वाटर वेपर का एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वही क्या होता है? वेपर प्रेशर भी होता है। ये जस्ट क्लियर? समझने में किसको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है?
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो बेटा केपी जो होगा उसका उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोलेंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है ना। तो केपी इज पार्शियल नो प्रेशर ऑफ वाटर। देखो एक बात बताओ कि जो वेपर प्रेशर होगा वो कौन से वाले फैक्टर पर डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर के कौन से फैक्टर्स होंगे जिन पर डिपेंड करेगा? केपी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक किस पर डिपेंड करता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार किस स्टार्टिंग पर से कर डिपेंड दो, नोट डाउन करता कर है? लें। ठीक है ना बेटा, नोट डाउन करने के लिए बताऊंगा, पहले सुनो, पहले सुनते रहो। ठीक है ना, नोट डाउन करने का टाइम दे दूंगा। सुनो बेटा, वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के अलावा कोई दूसरे फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। यानी वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट, डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द लिक्विड। बेटा किस पर डिपेंड नहीं करता? अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। आप लोग कितना लिक्विड लेके बात किए उस पर डिपेंड नहीं करता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट का मतलब क्या? आप लोगों ने एक कंटेनर लिया बेटा, इस कंटेनर में कितना पानी? 10 ml पानी। एक और कंटेनर, उसमें कितना पानी? 10 लीटर पानी। दोनों को बंद कर दिए। दोनों का टेम्परेचर कैसा? सेम। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम तो जो प्रेशर यहाँ मिलेगा वो सेम प्रेशर यहाँ पे भी मिलेगा। 10 ml पानी से प्रेशर निकाल रहा है 10 लीटर से, सेम वेपर प्रेशर। अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? कोई समस्या किसी को इस बात को समझने में आया क्या? क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अमाउंट पर डिपेंड करता था? डिपेंड करता था क्या? बिल्कुल नहीं करता था। किस पर डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे। दूसरा, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन it do not depend upon the surface area of liquid. It do not depend upon the surface area of liquid. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो हम लोग लिक्विड लिए उसका सरफेस एरिया क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या? एक कंटेनर लिया हम लोग, नैरो कंटेनर, इसमें कितना पानी था? 10 ml पानी। एक और कंटेनर लिया, इतना बड़ा कंटेनर, उसमें भी कितना पानी बेटा? 10 ml पानी। दोनों के अंदर प्रेशर कैसा मिलेगा? सेम। इफ टेम्परेचर इज सेम, अगर टेम्परेचर सेम रखेंगे दोनों के अंदर बेटा प्रेशर कितना मिलेगा? सेम। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दो फैक्टर्स आप लोग सही से समझना। वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेजर किया जाता है। इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो कोई वेपर प्रेशर हम लोग मेजर नहीं कर सकते। कब तक वेट करेंगे? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक वेट करेंगे प्रेशर को मेजर करने का। ठीक है ना। दूसरा किस पर डिपेंड नहीं करता? अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर सेम, वेपर प्रेशर सेम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, ये कॉपी करो पहले, तब हम लोग आगे बताएंगे। यहाँ से कॉपी करो ये वाला पार्ट पहले, फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और टर्म्स। कॉपी हो बेटा याद है नहीं हुआ अभी तक? हो गया। थोड़ा सा जूम करना सर।
सर ये ना बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा छोटा क्यों दिखाई दे रहा है बेटा? धुंधला भी दिखाई दे रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा बहुत ब्लर है सर। अरे सभी को ब्लर दिख रहा है क्या ये? नो सर, मुझे ठीक दिख रहा है। मे बी मेरे को नेटवर्क भी प्रॉब्लम ठीक है। दिख रहा है सर। नो सर। सही दिख रहा है बेटा, तुम्हारा इंटरनेट इशू होगा, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी ऐसे। हो गया कॉपी यहाँ तक? चलिए सर, एक और फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा उसकी हम लोग बात करेंगे अभी। यहाँ तक तो समझ आ रहा है वेपर प्रेशर क्या रहता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सर्विस एरिया पर डिपेंड नहीं करता और अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अगर तुम लोग एक ड्रॉप वाटर लेके भी बेटा अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करा दो तो उस एक ड्रॉप का वेपर प्रेशर भी 1 लीटर वाटर के इक्वल मिलेगा। अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता ना बेटा। यस सर। एक ड्रॉप लो, 1 लीटर लो, 10 लीटर ले लो, तो भी कैसा मिलेगा बेटा? वेपर प्रेशर सेम मिलेगा। देखिए यहाँ तक समझ आया, सब कुछ कॉपी कर लिया। बट एक छोटा सा टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको थोड़ा समझना, ये भी टर्म्स जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ वो इन सबको समझने के लिए बेटा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने के लिए, ठीक है ना। केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल को हम लोग दूसरे तरीके से एक और भाषा में इसको हम लोग फ्यूगैसिटी भी बोल देते हैं। फ्यूगैसिटी, इट इज टेंडेंसी टू डू अ केमिकल वर्क, टेंडेंसी टू डू केमिकल और फिजिकल वर्क, दोनों चीजें हम लोग बोल सकते हैं, फिजिकल और केमिकल, ठीक है ना। ये क्या होता है? टेंडेंसी टू डू अ केमिकल और फिजिकल वर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूगैसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब फ्यूगैसिटी का मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हो, इट इज द टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट, टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट, अपने स्टेट को चेंज करने का टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूगैसिटी बोलते हैं। जैसे कोई भी सॉलिड है बेटा, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, तो सॉलिड का लिक्विड में जाने का टेंडेंसी क्या है? उसका फ्यूगैसिटी। लिक्विड से किस में जाएगा बेटा? गैसियस फेस में, तो लिक्विड से गैस में जाने का टेंडेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूगैसिटी। या फिर मेरे पास में क्या है बेटा, कोई भी उल्टा हम लोग सोच सकते हैं, इन टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूगैसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्यूगैसिटी होते हैं उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस आर पी एल एन एक्स के इक्वल होता है। ये इक्वेशन थर्मो में तुम लोग देखे होंगे, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी, ऐसा वाला, ठीक है ना। वैसे इक्वेशन को फॉलो करता है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आर टी एल एन एक्स, ठीक है ना। म्यू क्या है बेटा? यहाँ पे फ्यूगैसिटी है किसी भी सॉल्यूशन का। म्यू नॉट क्या है बेटा? फ्यूगैसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे x क्या है बेटा? x इज द मोल फ्रैक्शन, x इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना बेटा। देखिए सर, अगर x कितना होगा? 1, तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट के इक्वल। और ये वैल्यू कैसा रहेगा बेटा? मैक्सिमम केमिकल पोटेंशियल। देखिए सर, इसका कहने का मतलब है सिर्फ इतना है कि किसी भी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का अपना स्टेट को चेंज करने का टेंडेंसी मैक्सिमम कब होता है? जब वो प्योर स्टेट में रहता है। मैक्सिमम कब होगा? जब वो प्योर स्टेट में होगा। जैसे तुम लोग उसको इम्प्योर करो बेटा, तुम लोगों के पास कोई भी एक लिक्विड था, लिक्विड में तुम लोगों ने कुछ और भी मिला दिया, इम्प्योर कर दिए, तो इम्प्योर करने पे एक्स कैसा हो जाएगा बेटा? लेस देन 1 रहा है ना। जैसे एक्स 1 से छोटा होगा, ये वैल्यू माइनस होके इसमें से कम करना पड़ेगा म्यू नॉट में से। बट अगर एक्स लेस देन 1 होगा तो म्यू कैसा आएगा? लेस देन म्यू नॉट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट केमिकल पोटेंशियल डिक्रीजेस, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है। chemical potential decreases on addition of a non-volatile solvent, non-volatile solute, ठीक है ना। अगर तुम लोग इसके अंदर क्या कर दोगे बेटा? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल कम हो जाता है। आप लोगों में से कोई ये बताएगा नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब जो कोई भी वेपर में बहुत बार सुने होगा, वेपराइज नहीं होता, नॉन वॉलेटाइल। जिसकी वेपर ना बन सके, जिसके वेपर में बनेंगे उसको हम नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। तो सर वेपोराइज ना हो, जो वेपराइज नहीं होगा, चलो ठीक है, क्या वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा? सॉलिड बन सकता है?
सर वेपर प्रेशर उसका नहीं होता है। तो वेपर प्रेशर नहीं होता उसका, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि वेपराइज नहीं होता, क्या वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है? मान लो NaCl का सॉल्यूशन, NaCl के सॉल्यूशन को तुम लोग हीट कर दो, अगर शुगर का सॉल्यूशन है उसको हीट कर दो तो क्या भाप मीठा आता है, भाप नमकीन आने लगता हो NaCl डालने पे? ऐसा नहीं होता, मतलब वेपर में नहीं जाता। क्या ऐसा होता है कि तुम लोगों ने NaCl का सॉल्यूशन लिया, उसको फ्रीज कर दिया तो लैटिस के अंदर NaCl चला जाए? जो वाटर का लैटिस मिलेगा उसके अंदर NaCl मिल जाएगा क्या? तो वाटर के साथ में NaCl फ्रीज हो जाता है क्या? नो सर। वाटर के साथ में NaCl फ्रीज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। वाटर के साथ में NaCl वेपर स्टेट में जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता, ठीक है ना। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो ना तो वेपर स्टेट में जाएगा अलोंग विद सॉल्वेंट और ना ही सॉलिड स्टेट में आएगा अलोंग विद सॉल्वेंट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब एक ऐसा सॉल्यूट विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, वो किसमें रहता है बेटा? हमेशा सॉल्यूशन में रहता है। ना तो सॉल्वेंट के साथ में गैसियस स्टेट में जाता है वेपर स्टेट में, और ना ही सॉल्वेंट के साथ में क्या करेगा, वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। एक ऐसा सॉल्यूट विच हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन द सॉल्यूशन, वो हमेशा किस में रहेगा बेटा? सॉल्यूशन में रहेगा। सॉल्यूशन में ही रहना पसंद करते हैं। अगर तुम लोग वाटर को फ्रीज करोगे बेटा तो वाटर के सरफेस पे NaCl मिल सकता है, इनसाइड द लैटिस नहीं मिलता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सरफेस पे मिलने का मतलब क्या होगा, जब पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाएगा बेटा, जब वाटर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, तो वाटर के सरफेस पे NaCl डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसे कुछ। लेकिन लैटिस के अंदर कभी नहीं मिलता है, शुगर भी लैटिस के अंदर कभी नहीं मिलता है, लैटिस के ऊपर मिल जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को इस बात को समझने में? नहीं है ना। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका केमिकल पोटेंशियल क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। केमिकल पोटेंशियल कम होने का मतलब उसका टेंडेंसी जो होगा अपने स्टेट को चेंज करने का, वो कैसा हो जाएगा? कम। तो ऐसा सोचो बेटा, ऐसा सोचो कि हम लोगों के पास में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आप लोगों से पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो तुम लोगों को पता है फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है? बोथ, हाँ या ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों चीजें होती 0 हैं डिग्री बेसिकली। सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो फ्रीज कर जाता है क्या? नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट करता है फ्रीज करना। 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट हो गया जिसपे वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड के बीच में क्या होगा बेटा? वाटर लिक्विड के बीच में क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। तो म्यू नॉट के नीचे एरो करके क्या लिखा है? बेटा म्यू के लिखा है कि मैंने ये फ्यूगोसिटी हो जाएगा किसी भी सॉल्यूशन नहीं का, सर, ये नॉट इसके होगा किसी नीचे सॉल्वेंट का, और एक्स क्या है बोल सकते हैं, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट जब x इक्वल्स टू 1 होगा, इसके नीचे एरो करके ये क्या लिखा है? मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। तो म्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट होता है, जो प्योर स्टेट में रहेगा। प्योर स्टेट में कैसा रहता है वो वैल्यू, कैसा हो गया बेटा? अगर एक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो प्योर स्टेट हो गया ना। और प्योर स्टेट में फ्यूगोसिटी कैसा रहता है बेटा? मैक्सिमम। सबसे ज्यादा केमिकल पोटेंशियल प्योर स्टेट का रहता है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, फिर समझाता हूँ मैं। इसके ऊपर और क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा। लिख लिए? बेटा हो गया इतना कॉपी? यस सर, हो गई। जूम कर लो इसको थोड़ा सा तो। जल्दी से लिखो इसको। हो गया?
चलिए इसे सुनो, देखो चलिए इसको सुनो। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तुम लोगों को समझ आ रहा है? जो मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उसको ठीक से सुनना बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड लिक्विड के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसे है। देखो सोचो मेरे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक आइस का पीस रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये आइस है। इस पूरे सिस्टम का मैंने क्या किया बेटा, इस सिस्टम का पूरे का टेम्परेचर कितना रख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो क्या होगा, क्या आइस के अमाउंट में चेंज आएगा कुछ? क्या आइस का जो पीस है वो मेल्ट कर जाएगा, ये बताओ? नो सर। क्यों नहीं करेगा बेटा आइस का पीस मेल्ट? क्योंकि ऐसा कुछ होगा, आइस होगा हम लोगों के पास, और दूसरा क्या होगा हम लोगों के पास, वाटर, ऐसे है ना। बेटा होगा क्या, आइस की तरफ से वाटर में कुछ पार्टिकल्स आएंगे, और वाटर से आइस में जितना पार्टिकल जाएगा उतना वापस लौट के भी आएगा, तो ऐसा चलेगा ना। जितना पार्टिकल आइस से वाटर में गया उतना पार्टिकल क्या होगा, वाटर से आइस में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम तो डायनामिक होगा ना, रेखन तो चलता रहेगा। वो आइस क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन जितना आइस वाटर में कन्वर्ट होगा उतना वाटर क्या करेगा, तुरंत आइस बना देगा। ऐसा कुछ चलता है 0 डिग्री सेल्सियस में। अगर तुम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर NaCl डाल दिया तो क्या होगा? इसके अंदर अगर तुम लोग NaCl डाल दो तो क्या होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो क्या करेगा बेटा? तो देखो ये तो प्योर रहेगा, ये तो जैसा था वो तो ऐसे रहेगा ना, इट इज प्योर। लेकिन ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया इम्प्योर। इसका इम्प्योर होने का मतलब क्या है, इसका केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। इसका केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब क्या है, इसका टेंडेंसी कम हो जाएगा। टेंडेंसी कैसे कम हो जाएगा, इसका टेंडेंसी कम हो जाएगा, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो आइस में अब आना कम कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? लेकिन आइस का पार्टिकल था वो कंटिन्यूअसली जिस रेट से पहले जा रहा था उसी रेट से जाता रहेगा। तो आइस का पार्टिकल ज्यादा जा रहा है, वाटर का पार्टिकल कम आ रहा है, तो आइस क्या करेगा, मेल्ट होगा, अमाउंट कुछ कम हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज क्लियर? तो बेटा ये बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों कर गया, क्योंकि उसका केमिकल पोटेंशियल कैसा हो गया, कम हो गया। क्योंकि एसिडिटी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। ये बताओ कि मेरे पास में एक कंटेनर है, मेरे पास में एक कंटेनर, समझना ठीक से, ठीक है। इस कंटेनर में मेरे पास में क्या है बेटा, प्योर वाटर। टेम्परेचर हम लोग क्या किए, T मेंटेन किए हुए। यहाँ कुछ प्रेशर मिलेगा P0, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ कुछ प्रेशर मिलेगा, कितना, P0 प्रेशर मिलेगा, ठीक है। अभी तुम लोगों ने क्या किया बेटा, वाटर के अंदर क्या कर दिया बेटा, NaCl डाल दिए। वाटर के अंदर क्या कर दिए, NaCl डाल दिए। तो NaCl डालने में प्रेशर कितना मिलेगा, P, और P कैसा होता है बेटा, लेस देन P0। क्यों होता है P लेस देन P0? P जो होगा वो लेस देन P0 क्यों होगा? तो तुम लोग ऐसा पढ़े कि बेटा यहाँ सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, आया ना, और सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे बेटा, सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये प्योर वाटर है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स का टेंडेंसी है वो निकल के जा सकते हैं। जब 7 पार्टिकल्स निकल के जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल इकट्ठे हो गए, पैसा ज्यादा लगेगा। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? यस यहाँ पे सर। बेटा क्या होगा, यहाँ पे भी पार्टिकल्स होंगे, लेकिन यहाँ सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे बेटा, वाटर के नहीं होंगे। हो सकता है कुछ पार्टिकल किसके आ गए बेटा, NaCl का आ गया, यहाँ एक NaCl का पार्टिकल आ गया, यहाँ एक NaCl का पार्टिकल आ गया, यहाँ एक NaCl का पार्टिकल आ गया। ये वाला पार्टिकल निकल नहीं सकता, ये वाला पार्टिकल निकलेगा नहीं, इसका प्रेशर कम हो गया। ये समझ आ रहा है? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बट ऐसे एक्सप्लेन करना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसका रीजन नहीं देते। तो भी समझा दिया ना, तुम्हें लगा कि सर ने तो बहुत सही समझा दिया। सरफेस ऑफ पार्टिकल्स किसका आ गया, NaCl का पार्टिकल आ गया, इसकी वजह से प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। बट ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, अभी बताया तो थे कि प्रेशर जो होता है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो तुम लोग तो किस पर डिपेंड करा दिए इसको, सरफेस एरिया पर डिपेंड करा दिए। अभी हम लोग इसका बेटा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा क्या? नो सर नहीं बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो वैलिड रीजन क्या है, क्योंकि एक्चुअल में इसका फ्लूइडिसिटी कम हो गया।
लिखे थे कि नोट करके लिखे थे सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, तुम लोग फिर भी किस पर डिपेंड करा दिए इसको, सरफेस एरिया पर डिपेंड करा दिए। बेटा ये दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन, गलत रीजन दे दिया। थोड़ा प्रेशर कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितना पार्टिकल ऊपर जा रहा था उतना लौट के भी आ रहा था, ऐसे था ना, अरे हाँ या ना। यस सर, अब क्या होगा, नीचे से पार्टिकल ऊपर जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका फ्यूगोसिटी कैसा हो गया, कम हो गया, नीचे से पार्टिकल कम जाएगा, ऊपर से पार्टिकल एंटर करता रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वेपर का पार्टिकल किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो लिक्विड गया, फ्यूगोसिटी कैसा हो गया, तब कम हो गया था, किसका फ्यूगोसिटी कम हुआ, लिक्विड स्टेट का फ्यूगोसिटी कम हुआ, वेपर तो फिर प्योर ही था ना। बट हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोसिस हो जाएगा, फ्यूगोसिटी कम हो जाता है, इस वजह से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये चार चीजें इस चैप्टर में पढ़ना होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना, टेम्परेचर का बढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरेशन होना, ठीक है ना। ये चार पांच चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो बेसिक चीजें समझ में आ गई, वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे कैसे वेपर प्रेशर चेंज करता है, कब बढ़ जाता है, कब कम हो जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये लोग चैप्टर का स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हो किसी को तो मुझे बताओ, ये बेसिक था जिससे तुम लोग इसको अगर समझ गए, मुझे बार बार ये समझाना नहीं पड़ेगा तुम्हें कि प्रेशर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें समझ आ गई ना आप लोगों को, कोई दिक्कत इतना समझने में नहीं है ना। चलो बट हम लोग सॉल्यूशंस को डील करेंगे। अब सॉल्यूशन कितने तरीके का हम लोग पढ़ेंगे बेटा, सॉल्यूशन टोटल कितने तरीके का हो सकता है, 9 तरीके का, इसमें से हम लोग कितना पढ़ेंगे बेटा, 3। हम लोग कौन सा वाला पढ़ेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है बेटा, जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट एक लिक्विड रहता है। हम लोग कितने सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ऐसे सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना। सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है बेटा, सॉल्यूट हो सकता है लिक्विड, सॉल्यूट क्या हो सकता है बेटा, लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, गैस हो सकता है। सबसे पहला लिखोगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिखो बेटा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में लिख दिया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, हेडिंग लिखो बेटा रॉल्स लॉ, पहले लिखो रॉल्स लॉ, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, vapor pressure of any liquid, the vapor pressure of any liquid in the mixture is equal to the product of its mole fraction, and pure state vapor pressure। इतना बोलते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन द मिक्सचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। मान लो हम लोगों के पास एक कंटेनर बेटा, इसे हम लोगों ने ए और बी को मिक्स कर लिया, ए का मोल फ्रैक्शन होगा बेटा कुछ एक्स ऑफ ए, बी का मोल फ्रैक्शन होगा कुछ एक्स ऑफ बी। अगर तुम लोगों से पूछा जाए प्रेशर ऑफ ए कितना होगा तो बेटा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, कितना है, पी नॉट ऑफ ए। पी नॉट ऑफ ए क्या है, जब हम लोग ए को अकेला लिए होंगे बेटा तो ए अकेला कितना प्रेशर लगाता था उसको लोग पी नॉट ऑफ ए बोलेंगे। यस समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग बी लिए होंगे बेटा, बी अकेला कितना प्रेशर लगाता था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट ऑफ बी। प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स ऑफ बी इनटू पी नॉट ऑफ बी। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा बेटा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, किसके अकॉर्डिंग, किसने बोला ऐसा, डाल्टन्स लॉ, पढ़े कि नहीं पढ़े। टोटल प्रेशर इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ऐसे होता है बेटा कि नहीं होता, ये कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इंटू
P नॉट ऑफ B। ये क्या हो गया बेटा टोटल प्रेशर, समझ आ रहा है, कोई समस्या? अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऑफ A प्लस x ऑफ B कितना होता है बेटा 1, तो x ऑफ B कितना हो जाएगा 1 माइनस x ऑफ A रखते हैं बेटा, PT किसके इक्वल हो जाएगा बेटा x ऑफ A इंटू P नॉट ऑफ A प्लस 1 माइनस x ऑफ A इंटू P नॉट ऑफ B। कितना आएगा सॉल्व करने पे, क्या आएगा बेटा x ऑफ A कॉमन ले लेंगे, P नॉट ऑफ A माइनस P नॉट ऑफ B, यहाँ या ना, प्लस का P नॉट। ठीक है सर, ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। आप और भी फॉर्म्स लिख जाए तो इसको x ऑफ एक ही जगह 1 माइनस x ऑफ B रख के सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा x A x B क्या है, x A एंड x B आर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। कौन से स्टेट है, वेपर स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, कोई बताएगा बेटा? बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B वेपर स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, स्टार्टिंग में लेके चले वो वाला, इक्विलिब्रियम पे आया वो वाला, लिक्विड में। बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड B इन लिक्विड स्टेट, कौन सा वाला स्टेट है बेटा, लिक्विड स्टेट। और कौन सा वाला जो हम लोग लेके चले थे, टेकन इनिशियली, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, टेकन इनिशियली, स्टार्टिंग में जो लेके चले थे वो वाला। इक्विलिब्रियम पे कौन आया, कितना मोल फ्रैक्शन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग स्टार्टिंग में कितना कितना मिक्स किए इस डब्बे के अंदर, वो मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल देके क्या निकाल सकते हैं, इसके वेपर का प्रेशर निकाल सकते हैं। तो रॉल्स ने बेटा क्या किया था कि उन्होंने लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन लेके वेपर का प्रेशर बताया। इसका बेटा लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन लेके वेपर का बताया था। देखो ये कॉपी कर लिया आप लोग या नहीं किए, बताओ नहीं किए, कब करोगे? हाँ बेटा और क्या लिख दिए? बेटा वेपर का प्रेशर तो डाल्टन्स ने दे दिया था। अगर वेपर स्टेट का कंपोजिशन तुम लोग निकालो, अगर गैस, वेपर मतलब गैस, अगर गैसियस स्टेट का कंपोजिशन लेके तुम लोगों को काम करना है तो वो तो पहले किसने दे चुका है, कौन दे चुका बेटा उसको? डाल्टन। वो तो डाल्टन्स ने पहले दे ही दिया था बेटा। डाल्टन्स ने कैसे दिया था बताओ तो उसको। चलो एक बार सोचो कि मेरे पास एक कंटेनर है बेटा, ये इस कंटेनर में A और B है, ये वेपर स्टेट का कंटेनर बेटा, वेपर वेपर A और B का वेपर लिए। A का मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा YA, B का मोल फ्रैक्शन कितना है YB। तो पूछो इस वेपर में पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना है, तो तुम लोग कितना बताओगे बेटा? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर होता है। आया ना, गैसियस स्टेट में पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये मोल फ्रैक्शन कौन से वाले स्टेट का चाहिए मुझे, गैसियस का, वेपर्स का चाहिए या गैस का चाहिए? हाँ या ना, वेपर और गैस का लेके निकालना तो इसी से निकाल लेते हैं ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे तुम लोगों के पास में एक कंटेनर में रिएक्शन चल रहा था, देखो सुनो, तुम लोगों के पास में क्या था, एक कंटेनर, इस कंटेनर में क्या लिए थे हम लोग, A और B को मिक्स कराए थे, A प्लस B, कुछ वेपर बना, बट यहाँ पे कौन इकट्ठा हो गया, वेपर। बट यहाँ पे A का मोल फ्रैक्शन कितना है YA, B का मोल फ्रैक्शन कितना है YB। ये जो टोटल प्रेशर यहाँ कितना लग रहा है उसको दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका रॉल्स लॉ लगा के, रॉल्स लॉ क्या कहता है बेटा, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताओ, वही पढ़ा है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ A कितना होगा बेटा, x ऑफ A इंटू P नॉट ऑफ A के इक्वल। प्रेशर ऑफ B कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू x ऑफ B इंटू P नॉट ऑफ B के इक्वल। कौन आ रहा है यार, ये किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा बेटा, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ A किसके इक्वल होगा बेटा, y ऑफ A इंटू PT। प्रेशर ऑफ B कितना होगा बेटा, y ऑफ B इंटू PT। आया ना, YA YB क्या है बेटा, YA YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ
YAYB is the mole function of A and B in vapor state. अरे हाँ या ना, बेटा A और B का वेपर स्टेट का कंपोजिशन लेके भी तो निकाल सकते थे। ये समझ आ रहा है सभी लोगों को? क्या कोई दिक्कत है? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे मैं इन दोनों पहले वाले इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। देखो, प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू x ऑफ A इनटू P नॉट ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू YA इनटू PT। तो मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि XA इनटू P नॉट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू YA इनटू PT। हाँ या ना? तो दोनों तरफ से प्रेशर ऑफ A मिल रहा है। एक ने यूज किया लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन, एक ने यूज किया वेपर स्टेट का कंपोजिशन, प्रेशर ऑफ A दिया। तो समझ आ रहा है कि यस सर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना? बट अगर हम लोग दूसरा इससे निकाले तो क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ से मिलेगा हम लोगों को x ऑफ B इनटू P नॉट ऑफ B इक्वल्स टू YB इनटू PT। ऐसे ही है, x ऑफ B इनटू P नॉट ऑफ B इक्वल्स टू YB इनटू PT। ऐसा ही कुछ होगा ना? दोनों को हम लोग कंपेयर करके ऐसा बोल सकते हैं ना? तो बेटा यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x ऑफ A किसके इक्वल होगा? यहाँ से बोल सकते हो कि x ऑफ A किसके इक्वल होगा बेटा? दैट इज इक्वल्स टू YA इनटू PT अपॉन P नॉट ऑफ A। यहाँ से x ऑफ B निकालो तो किसके इक्वल होगा बेटा? YB इनटू PT अपॉन P नॉट ऑफ B। इनको लिखो बेटा, XA प्लस XB कितना होता है? 1 होता है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ YA इनटू PT अपॉन P नॉट ऑफ A प्लस YB इनटू PT अपॉन P नॉट ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं YA अपॉन P नॉट ऑफ A प्लस YB अपॉन P नॉट ऑफ B इज इक्वल्स टू 1 अपॉन PT। ये वाला इक्वेशन यूज करके हम लोग वेपर स्टेट का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ये वाला इक्वेशन यूज करके क्या निकाल सकते हैं हम लोग? कंपोजिशन इन वेपर स्टेट। समझ आ रहा है सर यहाँ तक? कुछ यहाँ से कॉपी करना है कि ऊपर से? सर लास्ट निकालेंगे तो उसके मोल्स और रिफ्रेक्शन बस पर डिपेंड करता है सोलर टेंपरेचर पे। मतलब क्या कह रहे हो तुम? जब हम रिफ्रेक्शन निकालेंगे कि सीपी का मिक्सचर में निकालेंगे ना, तो स्टेट का थोड़ी निकालते हैं। मिक्सचर का तो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, ये बता दिया तुमने। उसके मोल पर डिपेंड करता है जब हम। हाँ तो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स होता है कि नहीं होता? ये क्या पूछ रहे हो तुम? कहना क्या जा रहा हो? सीधा सीधा बोलो। मतलब जब दोनों ही इक्वल करके तो हमारा मोल फ्रैक्शन और पूरी करना फ्रैक्शन के बराबर। और आपने बताया कि वो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। मैंने बताया टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तुम क्या बता रहे हो? अगर इक्वल टेंपरेचर का तो कोई नहीं आ रहा ना, इक्वल टेंपरेचर पर बेटे कांस्टेंट टेम्परेचर पर निकाल रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कब किया हम? क्या टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं क्या? चलिए सही तरह सुनो। जैसे तुम लोगों से बोले मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें A और B को मिक्स किया गया, ठीक है ना? A का कितना मोल लिए? 2। B का कितना लिए? मान लेते B का कितना मोल लिया? 3, ठीक है ना? प्रेशर P नॉट ऑफ A कितना है बेटा? 200 mmHg। P नॉट ऑफ B कितना है बेटा? 500 mmHg। तो पूछे इस वेपर का कंपोजिशन क्या होगा? क्या पूछे? वेपर में A और B का कंपोजिशन क्या होगा? निकाल सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है। P नॉट ऑफ A दिया है, P नॉट ऑफ B दिया है, A और B का मोल दिया है। A का 2 मोल मिक्स किया, B का 3 मोल। पूछ रहे वेपर स्टेट का कंपोजिशन बताओ। लिक्विड का तो निकाल ही सकते हो बेटा, लिक्विड का भी नहीं निकलेगा तुम लोगों को। पहले का टोटल प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल्स टू x ऑफ A इनटू P नॉट ऑफ A प्लस x ऑफ B इनटू P नॉट ऑफ B के इक्वल रहेगा, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? x ऑफ A कितना है बेटा? 2/5। P नॉट ऑफ A कितना है? 200 प्लस x ऑफ B कितना होगा बेटा? 3/5। P नॉट ऑफ B कितना है? 500। ऐसे ही कुछ निकालोगे ना?
टोटल प्रेशर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तुम लोगों से पूछे वाई ए, अब यूज कर सकते हो वाई ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए 200 प्लस वाई बी की जगह रख सकता हूँ 1 माइनस वाई ए अपॉन कितना बेटा 500 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टी। कितना आ रहा है पी टी? 300 तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ तो सॉल्व करो तुम लोग बैठ के। 340 ये कितना आ जाएगा बेटा? 380 तो 1 अपॉन 380 सॉल्व करके वाई ए निकालो। वाई बी कितना होगा फिर 1 माइनस वाई ए। तो वेपर स्टेट का कंपोजिशन मिल जाएगा आसानी से। कॉपी करो इतना। तो लोग क्या यूज कर रहे हैं वाई ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट ऑफ बी इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द कंपोजिशन इन वेपर स्टेट, ठीक है ना। कॉपी हुआ यहाँ तक? यस पहले से सुनो इधर देखो। मैं तुम लोगों से बोलूंगा मेरे पास बेटा एक तरफ प्योर ए है, एक है प्योर ए, ठीक है ना। और ये मेरे पास में क्या है बेटा प्योर बी। इनको लेके तुम लोग कितने सॉल्यूशन बना सकते हो? ए और बी को मिला के कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं? अगर ए और बी तुम लोगों को दे दिया जाए तो उनको मिला के कितना सॉल्यूशन बना सकते हो? एक सॉल्यूशन, दो, कितना सॉल्यूशन? बट ए और बी को मिला के कितने सॉल्यूशन बना सकते हो तुम लोग? यहाँ से यहाँ तक कितने बन जाएंगे? इनफाइनाइट। ऐसे है ना। मतलब तुम्हारे पास में प्योर ए था, ड्रॉप करके क्या डालते चले जाओ, बी डालते चले जाओ, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनते चले जाएंगे। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनते जाएंगे मतलब अलग अलग प्रेशर के सॉल्यूशन बनते चले जाएंगे। सबका अलग अलग वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ए और बी को अगर मिक्स करोगे तो ए और बी को मिक्स करके कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एक वेपर प्रेशर और कंपोजिशन डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ इसको। तो जब प्योर ए होगा तो एक्स ऑफ ए कितना होगा 1 और एक्स ऑफ बी कितना होगा बेटा वहां पे 0। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब प्योर बी होगा तो एक्स ऑफ बी कितना होगा 1, एक्स ऑफ ए कितना होगा बेटा 0। यहाँ से यहाँ तक तुम लोग जाओगे, सॉल्यूशन कैसा हो रहा है बेटा? सॉल्यूशन के अंदर किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? बी का रहा है ना। x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 0 तक चलेगा तो a का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। x b इक्वल्स टू 0 से x b इक्वल्स टू 1 तक जा रहे हैं हम लोग। तो बेटा किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? इधर की तरफ आओगे तो सॉल्यूशन कैसा होता है? रिचर इन ए। और मैं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पर जब x a 1 के इक्वल होगा टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? देखो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है? x ऑफ a इनटू p नॉट ऑफ a प्लस x ऑफ b इनटू p नॉट ऑफ b के इक्वल। x a का वैल्यू 1 रखो, x b का वैल्यू 0 रखो तो pt किसके इक्वल आ जाएगा? p नॉट ऑफ a के इक्वल। अगर x a कितना है 1 है तो आया ना। अगर x b 1 हो जाएगा तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू p नॉट ऑफ b के इक्वल होगा। x b का वैल्यू 1 रखो और x a का वैल्यू कितना रखो 0 रखो। जब x a का वैल्यू 1 है तो टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा? x a का वैल्यू 1 तो टोटल प्रेशर कितना होगा? कुछ ना कुछ p नॉट ऑफ a के इक्वल, ठीक है। जब एक्स बी का वैल्यू कितना होगा बेटा 1 तो टोटल प्रेशर कितना होगा? p नॉट ऑफ b के इक्वल। अब लोग इधर से इधर की तरफ बढ़ोगे प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा क्योंकि b का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि b का प्रेशर ज्यादा है, a का कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि लेट b इज मोर वोलेटाइल। b कैसा है बेटा? ज्यादा वोलेटाइल है। तो b अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो जैसे जैसे b का कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाओगे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा और एक टाइम पे किसके इक्वल हो जाएगा? मैक्सिमम कितना हो सकता है? प्योर बी के इक्वल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से बेटा धीरे धीरे क्या होगा? प्रेशर बढ़ता बढ़ता कहाँ तक चला जाएगा? p नॉट ऑफ b तक चला जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं a के लिए ग्राफ प्लॉट करूं तो a का प्रेशर कैसा होता जाएगा बेटा?
कम होता जाएगा और एक टाइम पे 0 हो जाएगा। अगर बी के लिए बोलूं तो प्रेशर कैसा होगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा, एक टाइम पे कितना हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी। ये लाइन किसको शो करेगा, प्रेशर ऑफ ए को। ये लाइन किसको शो करेगा बेटा, प्रेशर ऑफ बी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लाइन किसको शो करेंगे बेटा, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। देखिए सर ये पॉइंट क्या है, ये मान लेते ओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है सर। ये ओ ए क्या दे रहा है हम लोगों को, ओ ए वाला लाइन क्या दे रहा है बेटा, ओ ए वाला लाइन क्या दे रहा है, प्रेशर ऑफ बी, आया ना, दे रहा है कि नहीं? ये वो तो प्रेशर ऑफ बी मिलेगा। लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ ए वाला लाइन क्या देगा हम लोगों को, प्रेशर ऑफ बी। ओ बी वाला लाइन क्या देगा हम लोगों को, प्रेशर ऑफ ए। ओ सी वाला लाइन क्या देगा बेटा हम लोगों को, टोटल प्रेशर। यहाँ हम लोगों को पड़ेगा प्रेशर ऑफ बी, यहाँ मिलेगा टोटल प्रेशर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी 100% होगा कि नहीं होगा इस ग्राफ के अंदर? Yes, sir. होगा। प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कॉपी करो इतना। वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम हो गया। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं किस प्रेशर पे क्या क्या कंपोजिशन था। जब कोई कंपोजिशन लेंगे तो उसके गैसिंग प्रेशर कितना मिलेगा, कॉपी कर लिया था ना? Yes, sir. हो गया कॉपी? ओ सर। बड़े यहाँ तक समझ आ रहा है तुम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? चलो ये बताओ कि जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, देखिए हम लोग ऐसा मान के ड्रॉ किए कि बी कैसा है, ज्यादा वॉलेटाइल है ऐसे, ऐसा कुछ ड्रॉ किया ना कि हम लोगों को यहाँ क्या मिलेगा बेटा, प्रेशर ऑफ ए ना, पी नॉट ऑफ ए। यहाँ पे क्या है बेटा, पी नॉट ऑफ बी। ये लाइन क्या शो करेगा, टोटल प्रेशर, आया ना? Yes, sir. मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये वाला लाइन बेटा कौन से वाले स्टेट का, अगर ये लिक्विड लाइन है, कौन सा लाइन है ये, लिक्विड, ऐसे है ना, है ना? जैसे तुम लोगों को, हम लोगों ने क्या किया था, एक कंटेनर लिए थे, उस कंटेनर में क्या था, हम लोगों के पास एयर भी मिक्स किए थे। एयर भी मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर जो मिलेगा वो कौन से स्टेट से मिल सकता है, इस लिक्विड स्टेट से मिल सकता है, इस वेपर स्टेट से मिल सकता है, आया ना? तो मिल Yes, sir. सकता है कि नहीं मिल सकता? Yes, sir. अगर तुम लोग इसी के लिए वेपर लाइन ड्रॉ करो कि मैं, मुझे क्या मिलेगा, ये लाइन जो देगा वो लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन देगा। जैसा तुम लोगों को पता चला कि प्रेशर हम लोगों के पास इतना है, इस प्रेशर के लिए क्या क्या कंपोजिशन होगा तुम लोग यहाँ पे आके चेक कर लोगे, या तुम लोगों को एक्सी मिल जाएगा और एक्सी मिल जाएगा, आया ना? तुम लोगों को पता चला इतना प्रेशर, तुम लोग क्या करोगे, यहाँ लाके देख लोगे, या तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक्सी मिल जाएगा और एक्सी मिल जाएगा। तुम लोग बता सकते हो ना उसके लिए कि ए कितना होगा, बी कितना होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम लोग इसी भी सेम सॉल्यूशन के लिए लिक्विड लाइन ड्रॉ करो, मतलब लिक्विड लाइन कैसा आता है इसका, इसका लिक्विड लाइन कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना? इसका अगर लिक्विड लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके नीचे से लिक्विड की वेपर लाइन, ठीक है ना? ये लाइन लिक्विड था, ये वाला लाइन कैसा होगा बेटा, वेपर लाइन, ठीक है ना? वेपर लाइन कुछ नीचे से निकलता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला लाइन कैसा था, लिक्विड था, दूसरा लाइन कैसा ड्रॉ किया होगा, वेपर लाइन, ठीक है ना? यानी जो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हूँ वो स्ट्रेट लाइन क्या देगा हम लोगों को, लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन देगा। और जो नीचे लाइन जो येलो से ड्रॉ किया वो किसका देगा बेटा, वो वेपर स्टेट का कंपोजिशन देगा। और वेपर लाइन नीचे क्यों आता है? अब एक तो बताओ बेटा कि तुम लोगों के पास ए और बी था, तुम लोगों ने ए का कुछ मोल लिया होगा, मान लेते हैं 0.6, ठीक है ना? बी का मोल कितना लिया होगा, 0. मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा, बी का कितना होगा, 0.4। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनो और समझो। ए का मोल फ्रैक्शन कितना लिए हम लोग, 0.6, बी का कितना लिए 0.4, ठीक है ना? इसका कुछ बेटा बॉइलिंग पॉइंट होगा, वेपर में जाएगा ना, कुछ मान लेते वेपर में जाएगा ना, किसी टेम्परेचर टी पे, टेम्परेचर टी पे वेपर्स बनेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वेपर में जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा वो वाई भी होगा,
हाँ या ना? तो होगा Yes, कि sir. नहीं? मुझे तो वेपर में जो वाई भी होगा वो 0.4 के इक्वल होगा, वाई भी जो होगा वो ग्रेटर देन 0.4 होगा, वाई भी जो होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0.4 होगा। इनमें से कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? वाई भी इज इक्वल टू 0.4, वाई भी इज ग्रेटर देन 0.4, वाई भी इज लेस देन 0.4। इनमें से कौन सा वाला आंसर करेक्ट है ये बताओ। तो वेपर स्टेट में जाएगा तो बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? Sir, तो आंसर last देगा वाला बेटा कीजिए. इसका Last वाला YB is लेस देन less than 0.4। 0. Yes, sir. बेटा बी कैसा है, ज्यादा वॉलेटाइल है? अरे हाँ या ना? किसका प्रेशर Yes, sir. ज्यादा है? Y बी का प्रेशर ज्यादा B है। का. तो बी कैसा है, ज्यादा वॉलेटाइल। ज्यादा वॉलेटाइल होने का क्या मतलब है कि बी ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू ए। अरे हाँ या ना? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है Yes, तुम sir. लोगों को या नहीं आ रहा? Yes. बट अगर बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो 100% बी का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा इन वेपर स्टेट। हाँ या ना? ये समझ आया कि नहीं आया? बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या करेगा बेटा, वेपर स्टेट में इंक्रीज करेगा क्योंकि बी कैसा था, ज्यादा वॉलेटाइल था। ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0.6 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. ये जो लाइन है वो क्या देगा तुम लोगों को, ये प्रेशर दे रहा ना लाइन, जो वर्टिकल लाइन से वो क्या दे रहा है प्रेशर। तुम लोगों को ये वाले प्रेशर के लिए बताना है कि लिक्विड का कंपोजिशन क्या, वेपर का क्या। तो तुम लोग क्या करोगे, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये करोगे कि नहीं? Yes, sir. जहाँ पे कट किया वहां से क्या निकालोगे, अलग अलग लाइन का। देखो यहाँ पे कट किया, लिक्विड का प्रेशर मिल गया, यहाँ पे कट किया और वेपर का प्रेशर मिल गया। तो वेपर में बी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना? बी ज्यादा है कि नहीं इस लाइन के लिए? Yes, sir. यहाँ लाइन से तुम लोगों को मिला एक्स से एक्स बी, और ये लाइन से तुम लोगों को क्या मिला, वाई ए वाई बी। वाई बी कैसा होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन एक्स बी। तो ये हम लोग बोलेंगे कि जो लाइन आएगा वो ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लेते हैं इसके लिए एक लाइन हम लोग ऊपर से ड्रॉ कर दिए होते, तो ऊपर से तो यहीं पे कट कर जाता, यहीं पे कट कर जाता तो यहाँ से कंपोजिशन मिलता, और यहाँ तुम लोगों को मिलता वाई बी, और तुम लोगों को दिखता वाई बी कैसा है बेटा, लेस देन एक्स बी। तो गलत हो जाता ना? तो लाइन ऊपर नहीं आएगा, कैसे आता है, नीचे से निकलता है हमेशा। ये क्लियर? पेपर लाइन नीचे से क्यों निकल रहा है वो सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ मुझे तुमको। ठीक है ना? तो ये जो लाइन में Yes, ड्रॉ sir. किया हूं वो लिक्विड लाइन था, इसका वेपर लाइन क्या होगा बेटा, नीचे से निकलता है। नीचे से निकलेगा क्यों, क्योंकि वेपर स्टेट में बी कैसा होना चाहिए बेटा, रिलेटिवली ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट, क्योंकि बी कैसा ज्यादा वॉलेटाइल। आप कुछ सोच के देखो, अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर लो, ज्यादा कौन निकलेगा, अल्कोहल निकलेगा ना, Echo. ज्यादा निकलेगा ना। रिलेटिवली उसका जो कंपोजिशन होगा वेपर स्टेट में कैसा होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, ज्यादा वॉलेटाइल है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट समझना इसलिए जरूरी है कि वाटर जो होता है वो कैसा होता है, वाटर का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दो, पूरा का पूरा वाटर क्या करेगा बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तुम लोग 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दो, पूरा का पूरा वाटर क्या होगा बेटा, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम लोगों ने वाटर का एक सॉल्यूशन बना लिया, मान लो NaCl के साथ बनाए, NaCl तुम लोगों ने कुछ अमाउंट लिया, तुम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट निकाला, कितना आया, 102 डिग्री सेल्सियस, 102 आ गया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों ने 102 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दिया, तो क्या पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? No, sir. नहीं होगा. तो क्या पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नो मैं सर। क्या बोल रहा हूँ उसको बताओ पहले, उसको ठीक से समझो बेटा। बहुत ये चैप्टर में ये चीजें समझने लायक है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट फिर इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि वाटर का तुम लोगों ने पहले बता बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। कितना मान लें, 1 atm। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, 1 atm हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने के लिए।
जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, कम रहता है, क्योंकि वो ज्यादा लगा रहा है, आसानी से 180 में लगा पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास वाटर है बेटा, वाटर टी टेम्परेचर पे कितना प्रेशर लगाता है, 0.5 एटीएम। कितना लगाता है? 0.5। वाटर के अंदर तुम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, NaCl डाल दिए। उसी टी टेम्परेचर पे कितना लगाएगा बेटा ये, अब 0.4 लगाएगा। तो मैं इसको भी बढ़ा के कहां तक ले जाना है, 1 एटीएम तक। इसको भी बढ़ा के कहां तक ले जाना है, 1 एटीएम तक। कहां पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा, और ज्यादा चाहिएगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसको टेम्परेचर कम चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि हम लोगों के पास एक कंटेनर था, ये सब कहानी ठीक है, जो तुम लोगों को ये तो पता भी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे कैसे फैक्टर पे डिपेंड कर गया इस चीज पे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, देखो ठीक से समझना। इसमें वाटर था और NaCl था। इसका बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग कितना निकाले, 102 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दिए। जैसे 102 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करोगे, कौन निकलेगा, वाटर। NaCl निकलेगा क्या, नहीं। नो सर, जैसे 102 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है और 1 मिनट बाद इसको आके देखे, तुम लोगों को देखेगा इस सॉल्यूशन का जो मोलालिटी है वो इंक्रीज कर गया है, हाँ या ना? यस सर, इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर गया बेटा, इंक्रीज कर गया। कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया मतलब और टेम्परेचर बढ़ा हो, आया ना? भाई इसमें से कौन निकल गया, वाटर तो निकल गया, NaCl निकला क्या? नहीं और NaCl निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा NaCl तो सर, नहीं निकलेगा ना। वाटर निकल गया सॉल्यूशन में, क्या होगा बेटा, वाटर का मोल फ्रैक्शन चेंज कर गया। मतलब NaCl कितना था, 2 मोल था, वाटर कितना था, 50 मोल था। जैसे हीट किए 2 मोल वाटर निकल गया, NaCl कितना रहेगा, 2, और NaCl कितना रहेगा, 2, और वाटर कितना रहेगा, 48। तो मोल फ्रैक्शन चेंज कर जाएगा ना, वाटर बढ़ेगा कि घटेगा, मोल फ्रैक्शन वाटर का घट जाएगा। मोल फ्रैक्शन घट जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर किसी भी सॉल्यूशन को इम्प्योर कर दोगे तो वो कांस्टेंट बॉइलिंग नहीं रहता। इसलिए तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि कितना वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया 102 पे, वो निकाल कर दो। ये तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि 1 - 2 डिग्री सेल्सियस में कितना आइस फ्रीज हो गया, उसका अमाउंट बताओ। अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर -2 डिग्री सेल्सियस फ्रीज कर देता तो पूरा ही पूरा निकाल देते ना आंसर। पूरा तो फ्रीज नहीं करता ना। जैसे आइस फ्रीज करेगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट फिर से और बढ़ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए वो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है वो निकल जाता है, ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो निकल जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा वो किसकी तरफ बढ़ जाएगा बेटा, लेस वॉलेटाइल की तरफ बढ़ जाएगा। लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन और वेपर का मोर वॉलेटाइल की तरफ बढ़ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सॉल्यूशन का कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता है, सॉल्यूशन का कॉन्स्टेंटली फ्रीजिंग पॉइंट चेंज करता है। दैट इज नॉट अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिल जाएगा या कांस्टेंट फ्रीजिंग मिल जाएगा उसको एजियोट्रोप बोलते हैं। उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एजियोट्रोपिक एजियोट्रोप, मिक्सचर बोलते हैं। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर फिक्स एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में जाके मिलता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को समझने में दिक्कत नहीं है ना बेटा? ये आज सर का ये सब कुछ ग्राफ क्लियर है? हाँ सर ये ग्राफ आपने जो बताया है इसमें आपने बताया वेपर प्रेशर जो होता है वो नीचे से होता है। सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। मतलब ये वाला नीचे से होता है मतलब क्या कह रहे हो? वेपर प्रेशर की लाइन टोटल प्रेशर जो है उसको नीचे से बनता है, ये ऊपर से नहीं बनता। टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर मतलब किसका वेपर प्रेशर? सर जो क्या ये कह रहे हो? वेपर ग्राफ बनाया है नीचे से वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर का नहीं है बेटा, वेपर लाइन का ग्राफ है वो। वेपर वेपर का लाइन। वेपर प्रेशर नहीं, वेपर का कंपोजिशन। प्रेशर तो ये दे रहा है हम लोगों को। ये जो लाइन बता रहे हो इसके लिए बोल रहे हो नीचे से क्यों जा रहा है? यस सर ये आपने जो इतने समझाया टाइम से वही तो समझा रहे हैं बेटा कि ये लाइन, ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई थी? ये जो लिखा है ये यस सर ये आ गया। आ गया तो 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर भी एक ड्रॉ कर देते हैं नीचे भी, ठीक है ना? ये जो टोटल प्रेशर है इसके लिए बताओ, ये टोटल प्रेशर के लिए कौन सा लाइन सही है, ये वाला या ये वाला? तुम सोच के खुद से बता दो। ये वाले प्रेशर के लिए कौन सा वाला लाइन सही, ऊपर वाला सही या नीचे वाला सही है? सोच के बताओ।
बेटा ये वाले प्रेशर की लाइन तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, ये लाइन ए है और बी में से कौन सा लाइन सही है बताओ ना सोच के। ए लाइन और बी लाइन में से कौन सा वाला लाइन सही है वेपर का कंपोजिशन के लिए। अब ए लाइन से वेपर का कंपोजिशन निकालोगे यहाँ से मिलेगा, यस और बी सर, लाइन से निकालोगे तो यहाँ से मिल रहा है कहीं से। यस सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए लाइन कहता है कि बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कम होगा वेपर स्टेट में, ए वाला लाइन ये कहता है ना, और बी वाला लाइन कहता है कि वेपर स्टेट में जिसका कंपोजिशन ज्यादा होगा बेटा बी का ज्यादा होगा। तो बी का ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। फिर तो नीचे आएगा ना, समझ गए। यस सर। ठीक है सर। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखो बेटा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा हम लोगों के पास, मान लो एक प्योर वाटर, एक प्योर सॉल्वेंट है हम लोगों के पास, मान लेते हैं वाटर है, इसका प्रेशर कितना होगा बेटा पी नॉट के इक्वल होगा, आया ना। अगर तुम लोगों ने क्या किया इसके अंदर, इस वाटर के अंदर एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, क्या कर दिया इसके अंदर एक सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है बेटा हम लोगों के पास में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। पर इसका प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पी हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, आया ना। तो तुम लोगों से पूछो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, तुम लोग बोलोगे किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का प्रेशर कितना होता है बेटा, बट इसका प्रेशर कितना होगा 0, क्योंकि तो नॉन वोलेटाइल है, हाँ या ना। यस तो तुम लोगों से पूछो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, तुम लोग बोलोगे इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा, ऐसे होता है बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको अगर लिखोगे तो लिखा जा सकता है पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहले का प्रेशर कितना था बेटा, पहले प्रेशर कितना था, इतना था, तीनों अभी प्रेशर कितना है, इतना है, तो प्रेशर कौन सा वाला ज्यादा है, तुम लोगों को दिख रहा है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, और कितना कम है बेटा, दैट इज पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। पी नॉट तो बेटा कांस्टेंट है, यस सर। यस अगर सर टेम्परेचर कांस्टेंट तो पी नॉट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बेटा इसी को बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो बेटा प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम, पी ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, ठीक है सर। इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोलेंगे डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, आया ना, डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, आया ना। बड़ा किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ Amount of सॉल्यूट पर solute. डिपेंड करेगा, कितना हम लोग सॉल्यूट ऐड किया है। एक ही फैक्टर है जिस पर डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या नेचर पर डिपेंड करता है बेटा, बिल्कुल नहीं करता। नेचर पर डिपेंड ना करने का मतलब वाटर था, दूसरे कंटेनर हम लोग वाटर लिए बेटा, इसके अंदर हम लोग क्या किए, 1 मोल किसका डाल दिया, ग्लूकोज का, इसके अंदर क्या ऐड किया हम लोग, ग्लूकोज, इसके अंदर क्या किया हम लोग, 1 मोल ऐड कर दिया किसका बेटा, यूरिया। दोनों के अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा, सेम, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। आप लोग क्या ऐड किए उससे कोई मतलब नहीं होता,
इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एडेड, जिस पे डिपेंड नहीं करता होता, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. समझ आता है किसी को, समझने में आएगा? ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन रिवर्सल, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। बट इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग किसके इक्वल होता है बेटा? इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग किसके इक्वल है? हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट हम लोग ऐड किए उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हमेशा क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रहता है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। पहले इतना कॉपी कर लो इसको, जो लिखा हुआ है पूरा पीछे लिखना था, ये लिख लो पहले एक बार, इनको लिखना है। बट इसके क्वेश्चंस तो बहुत इजी रहते हैं, पहले वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ाएंगे तब जाके इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। अच्छे क्वेश्चन तो वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड रहता है, देखो कितना पढ़ाते हैं। हो गया इतना कॉपी? यस सर, हो गया। हो गया सर। देखिए इसको फिर से देखो, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल है। इसको थोड़ा हम लोग और भी सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे बेटा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? यहाँ पे एन क्या है बेटा? सॉल्यूट का मोल है, कैपिटल एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ रहा है बेटा? इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी को क्या होगा? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ऐसे होगा ना, इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। देखो इसमें से -1 करो यहाँ पे और इसमें से -1 करो, क्या है? ये हो जाएगा माइनस का पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन अपॉन एन प्लस एन, ऐसे है। इसको लोग ऐसा लिख सकते हो बेटा, पी नॉट अपॉन पी इज इक्वल टू एन प्लस एन अपॉन कैपिटल एन। इसमें से बेटा -1 करो इधर और इसमें से ही -1 करो, क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी। दो यूज कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज एन अपॉन एन प्लस एन, और एक होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल्स टू एन अपॉन एन, ठीक है? क्योंकि उस इक्वेशन में नेग्लेक्ट करने का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसमें कुछ नेग्लेक्ट करने वाला चक्कर है ही नहीं, सीधे सीधे वैल्यू रख के हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है? उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि नेग्लेक्ट करें कि ना करें, क्या करना है, ठीक है? समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? यस सर। नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया बेटा? नहीं सर। कहाँ से नहीं आया समझ? ये तो समझ गए थे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज एन अपॉन एन प्लस एन। यस सर, इसके बाद तो यहाँ माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन पी, ये गया, और यहाँ माइनस किया तो क्या हो जाएगा? ये एन अपॉन एन प्लस एन तो था ही बेटा, ये जाएगा माइनस एन और ये माइनस एन, तो ये गायब हो गया, ये आया देखो, इसको उल्टा कर दिया हम, सर आ गया, समझ गया सर। फिर -1 कर दिए, है ना? फिर उसको सिंपलीफाई करते गए, बस ऐसा कुछ किए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सर 1 मिनट लिखा नहीं है। लिखो सर।
सर हो गया। हो गया सर? चलिए लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ते? दो। कौन सा दो टाइप? एक तो होता है आइडियल और दूसरा क्या होता है? रियल। ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो तरीके का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये बताओ। एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हम लोगों के पास क्या होगा? रियल, या इसको नॉन आइडियल बोल सकते हो। बट आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। या आइडियल का लिखा है विच ओबेज, बेटा किसको ओबे करता है बेटा? ये रॉल्स लॉ को ओबे करता है, उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना? रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। और ये तो रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है? रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है बेटा? रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? जो प्रेशर ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? वो एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए के इक्वल होगा। प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल होगा बेटा? वो होगा एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी के इक्वल होगा। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी के इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर कोई भी सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो किसको ओबे नहीं करता? क्या डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता तो प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल नहीं होगा बेटा? एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए के इक्वल नहीं होता। प्रेशर ऑफ बी किसके इक्वल नहीं होगा बेटा? प्रेशर ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। हम लोग बोल सकते हैं नॉट इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। रॉल्स लॉ ने कहानी बताई थी बेटा, उसको अगर कोई भी सॉल्यूशन फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना? देखिए सर, कोई भी सॉल्यूशन का रियल होने का मतलब ये होता है कि उसके जो दोनों हम लोग जो दोनों चीजों को हम लोग मिलाए हैं, जो दो कंपोनेंट्स को मिलाए ए और बी को मिक्स किया, दोनों भी कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। अगर कोई भी सॉल्वेंट रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेगा। अगर सॉल्वेंट फॉलो करता है तो सॉल्यूशन ही फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम उन दोनों को मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद में दोनों जो सॉल्वेंट होंगे वो किसको फॉलो नहीं करते? दोनों लिक्विड्स होंगे किसको फॉलो नहीं करते? रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ए ने फॉलो नहीं किया और ना ही बी ने फॉलो किया। ए का प्रेशर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिला, बी का प्रेशर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो टोटल प्रेशर भी नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है दैट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब उसको डेल्टा पी जो होगा वो कैसा हो सकता है बेटा? वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, और डेल्टा पी कैसा हो सकता है बेटा? यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर निकालोगे और जो एक्चुअल प्रेशर आएगा उसका चेंज पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा पी कैसा रहता है बेटा? डेल्टा पी जीरो रहता है ना? यहाँ पे डेल्टा पी कैसा रहता है? जीरो है। बट एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव मिलता है वो किस वजह से मिलता है? ये सिर्फ एक ही रीजन होता है कि जो इंटरेक्शंस होते हैं दे आर नॉट सिमिलर। क्या होता है बेटा? इंटरेक्शंस आर नॉट सिमिलर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरेक्शन सिमिलर नहीं होते। यानी जो ए और ए का इंटरेक्शन था और बी का इंटरेक्शन था उसके जैसा ए और बी का इंटरेक्शन नहीं होता। इनका जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर नहीं होते। हम लोग इन दोनों को जब मिक्स किए तो दोनों को मिक्स किए तो इंटरेक्शंस कैसा हो गया बेटा? इंटरेक्शंस में चेंज आ गया। इन दोनों को मिक्स किए तो किसमें चेंज आ गया बेटा? इंटरेक्शंस में चेंज आ गया। तो इंटरेक्शन चाहे हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो गए हो सकता है वीक हो गए हो। इंटरेक्शंस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? डेल्टा पी नेगेटिव आने लगेगा। अगर ये इंटरेक्शंस कैसे होंगे बेटा? ए बी का इंटरेक्शन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, तो डेल्टा पी कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर ये कैसा होगा बेटा? इंटरेक्शन कैसा होगा? अगर वीक तो डेल्टा बी कैसा आएगा? हम लोगों को डेल्टा बी मिल जाएगा पॉजिटिव। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। इंटरेक्शंस अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो डेल्टा बी पॉजिटिव आता है, और इंटरेक्शन पॉजिटिव मतलब कैसा स्ट्रॉन्ग हो डेल्टा बी नेगेटिव आएगा।
स्ट्रांग होने का मतलब क्या है बेटा? स्ट्रांग होने का मतलब तुम लोग कुछ सोचो कि सॉलिड का प्रेशर ज्यादा होता है कि लिक्विड का, कि गैस का? सॉलिड तो लगाता ही नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उसमें होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो वेपर में जाने का टेंडेंसी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं है? यहाँ पे बेटा क्या रहता है, यहाँ पे इंटरेक्शंस आर सिमिलर। यहाँ पे क्या रहता है बेटा? इंटरेक्शंस सिमिलर रहते हैं बेटा। इंटरेक्शंस कैसे रहते हैं? सिमिलर, यानी ए और ए का जो इंटरेक्शन था, बी और बी का इंटरेक्शन था, दैट इज सिमिलर टू ए बी इंटरेक्शंस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन इज सिमिलर टू ए बी इंटरेक्शन, ठीक है ना? अगर इनका इंटरेक्शन सेम रहेगा तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, इंटरेक्शन सिमिलर होगा तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। डेल्टा एच इज ऑल्सो जीरो, डेल्टा वी इज ऑल्सो जीरो। डेल्टा एच जीरो होने का मतलब क्या हो गया बेटा? ना एनर्जी गेन होगा और ना एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा बेटा? अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव हो सकता है, डेल्टा वी कैसा हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? एनर्जी गेन हो सकता है, एनर्जी रिलीज हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा एक तरीके का सॉल्यूशन आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। ना तो एनर्जी में कोई चेंज आता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। तो किसका बेटा सॉल्यूशन? बेंजीन टॉलिन का सॉल्यूशन। किसका? बेंजीन और टॉलिन का सॉल्यूशन, हेक्सेन और हेप्टेन का सॉल्यूशन, ठीक है ना? हेक्सेन और हेप्टेन का सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन कैसे रहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन रहते हैं, ठीक है? दोनों सॉल्यूशन कैसे रहता है? आइडियल। इंटरेक्शंस कैसा रहता है? इनके बीच में सेम रहता है। अगर इंटरेक्शंस वेरी कर गया इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा बनेगा बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बेटा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे? दो पार्ट में। कौन सा बेटा? रियल या नॉन आइडियल बोलो, कौन सा? एक तो सब बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा कैसा होगा बेटा हम लोगों के पास में? नेगेटिव डेविएशन। दो तरीके का हम लोगों के पास में रियल सॉल्यूशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना? पॉजिटिव डेविएशन कैसा होगा? जिसका डेल्टा पी कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। प्रेशर मतलब इंक्रीज कर गया। नेगेटिव डेविएशन कौन होगा? जिसका डेल्टा पी कैसा होगा? डेल्टा पी कैसा होगा? नेगेटिव। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ कि वीक हुआ? बेटा इंटरेक्शन कैसा हो गया? ए बी इंटरेक्शंस आर वीक। समझ आ रहा है कि नहीं यार? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? ए बी इंटरेक्शंस आर वीक है। बट ए बी इंटरेक्शंस अगर वीक हो गए तो एनर्जी गेन हुआ था कि रिलीज हुआ होगा? इंटरेक्शन वीक हुआ है। इंटरेक्शन अगर वीक हुआ है तो एनर्जी क्या हुआ होगा? गेन हुआ होगा। डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव होने का मतलब कैसा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस। सॉल्यूशन कोल्ड मिलेगा कि वार्म मिलेगा? कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? एंडोथर्मिक मतलब कोल्ड सॉल्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं? डेल्टा अगर इंटरेक्शन वीक होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? डेल्टा वी कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये तीनों कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या नहीं है ना? बट यहाँ पे क्या होगा? जो ए बी इंटरेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे बेटा? ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर। बेटा इंटरेक्शंस अगर स्ट्रॉन्गर हैं तो डेल्टा एच कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब कैसा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का प्रोसेस का मतलब क्या होगा? तुम लोगों को कैसा मिलेगा बेटा? वार्म सॉल्यूशन मिलेगा। डेल्टा वी कैसा आएगा इसका? नेगेटिव। वॉल्यूम भी क्या करेगा? डिक्रीज करता है, ठीक है? अब देखो इंटरेक्शंस कहाँ बढ़ सकते हैं? ऐसा कोई सॉल्यूशन जैसे तुम लोग क्या करो, वाटर और अल्कोहल को मिक्स कर लो, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है बेटा? नॉन पोलर पार्ट, इंटरेक्शंस वीक हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? वाटर में क्या करते हैं? वाटर हम लोग डालते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इंटरेक्शंस और बढ़ जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाटर में डालते हैं हम लोग एसीटोन। क्या डालते हैं हम लोग? एसीटोन। पहले से इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लोरोफॉर्म डालते हैं वाटर में, तो ये सभी क्या करते हैं बेटा? इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं। ये सभी क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन लगाते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एसीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट H बॉन्डिंग शो करने लगेगा। ब्रेक क्यों होंगे?
बेटा वाटर का खुद का बॉन्ड ब्रेक होगा ना, दोनों को मिक्स करने पे। हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि टोटल वाटर में क्या, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ऐसा सोचो कि जैसे वाटर है, अल्कोहल है, तुम्हें लग रहा होगा वाटर अल्कोहल एच बॉन्डिंग को कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाटर अल्कोहल क्या करता है, एच बॉन्डिंग शो करता है, तो क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कम क्यों बता रहे हैं हम? बॉन्ड नहीं, मतलब आपस में जो इंटरेक्शन शो करेंगे ना, वाटर और वाटर शो कर रहा होगा, वाटर अल्कोहल शो कर रहा होगा, मतलब अल्कोहल अल्कोहल शो कर रहा होगा, ठीक है ना। वाटर वाटर का अपना एक कैसा इंटरेक्शन, और वाटर अल्कोहल अल्कोहल का अपना वाटर वाटर का, ठीक है ना। वाटर अल्कोहल को जब मिक्स कर दिया हम लोग, तो जो उनका अपना इंटरेक्शन था उससे थोड़ा वीक हो गया, नहीं समझे? चाहे कोई भी अपने आप में कोई वीक स्पीसीज है स्ट्रॉन्ग है, उसका अपना इंटरेक्शन, जैसे बेंजीन है, बेंजीन बेंजीन का अपना एक इंटरेक्शन है, वो किस वजह से, उसके नॉन पोलर नेचर की वजह से, और वाटर वाटर का अपना एक पोलर नेचर की, दोनों को मिक्स करोगे तो क्या आएगा, वो तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इंटरेक्शन कैसे होंगे, वीक होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब एसीटोन हम लोग ने डाले, एसीटोन का अपना एक नेचर था, तो एसीटोन ने आके वाटर से क्या कर दिया, अट्रैक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं एसीटोन के अंदर जो वीक रहा होगा ना फोर्स, वो वाटर में आने से बढ़ गया। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हम लोग वाटर के स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। वाटर का स्ट्रेंथ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि कम हो रहा होगा, क्योंकि वाटर के अपने बॉन्ड टूट रहे हो, लेकिन कंपैरेटिवली उन दोनों को मिक्स करने पे जो ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं एसीटोन का जो काफी वीक था वो थोड़ा सा बढ़ गया वाटर के आने से, है ना। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, उसमें भी क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा पोलैरिटी की वजह से, ठीक है ना। तो वो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, वो तो पहले भी एच बॉन्डिंग शो कर रहा था, अभी भी शो कर रहा है, लेकिन अब रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा है, दोनों को मिक्स करने से, ठीक है। तो इनको वैसे ही ज्यादा दिमाग में लगा के याद रख लो दो चार एग्जांपल, कि जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है ना। याद कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को वैसे भी देख के हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते, याद होगा उसी को लिख सकते हैं वैसे भी, या फिर जो तुम्हें बोल देगा कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्यों कर रहा है, तुम लोग बता सकते हो, इंस्ट्रक्शन बढ़ गया होगा या घट गया होगा, वो चीजें हम लोग उसमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं, या फिर तुम लोगों से बोल दे कि सॉल्यूशन कैसा बनता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो करता है, तो तुम लोग बताओगे एक्सोथर्मिक को शो करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन बड़े होंगे, तो उससे आइडिया हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना, उसी से आइडिया लगाया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ तो समझ में आ रहा है बेटा, एक बात तो समझना कि जितने भी हम लोग जो पॉजिटिव डेविएशन बनाए या नेगेटिव डेविएशन बनाए, ये जो सॉल्यूशन बनता है, इन सॉल्यूशन पे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इंप्लीमेंट नहीं होता। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट इंप्लीमेंटेड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन लो बेटा, सुन लो, अभी तक कोई कुछ बोल रहा था, सिद्धांत कुछ बोल रहे थे? हेलो का वाटर के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन की नेगेटिव डेविएशन? हेलोजन मतलब हेलो एल्केन्स का वाटर के साथ हेलो एल्केन्स इनसॉल्युबल होते हैं वो, तो डेविएशन कैसा शो करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। हेलो एल्केन्स होते हैं, दे आर पार्शियली और स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, पोलर होता है, लेकिन उधर जो एंथैल्पी की बात करें हम लोग, हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो कम होता है इस वजह से, ठीक है ना। पोलर नेचर तो है उसका, लेकिन दैट इज ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि उनके केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसी को नहीं तोड़ पाता, इतना कम एनर्जी रिलीज होता है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि किसी के सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, अगर उनके खुद के बीच का इंटरेक्शन उससे ज्यादा होगा तभी वो सॉल्युबल हो सकते हैं। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं इस पे, हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट इंप्लीमेंटेड ऑन रियल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव हो, उसमें हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते। मेरा बोलने का मतलब ये है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन समझते हो ना, कि हम लोग रेगुलर हीटिंग और कूलिंग से दो मिक्सर में जो दो कंपाउंड्स को उनको अलग अलग कर लिए, अल्कोहल और वाटर का मिक्सर तुम लोग बना दिए, तो उसको हम लोग कभी भी 100% प्योर नहीं कर सकते हैं। वाटर में अगर HNO3 डाल दिया तो उसको कभी भी 100% प्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सॉल्यूशन कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन अगर कोई भी सॉल्यूशन शो करता है तो उसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लग सकता है, उसको हम लोग 100% प्योर कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो ग्राफ बना के थोड़ा समझाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको समझाना तुम लोगों के लिए। इतना याद रखो कि इसका हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते। मतलब ये है कि
बेटा अगर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेटा अल्कोहल को और वाटर को अगर मिक्स कर दिया है तो इसको हम लोग 100% प्योर नहीं कर सकते। हम लोगों को पता है कितना मिलता है, 95% तक मिल जाता है, और 95% तक जाने पे क्या बन जाता है, एजियोट्रोप बन जाता है। क्या बन जाता है, एजियोट्रोप बन जाता है। 95% मिल जाएगा जैसे अल्कोहल, एजियोट्रोप बन जाता है। HNO3 प्लस वाटर को हम लोग मिक्स कर लें, HNO3 प्लस वाटर को हम लोग मिक्स कर लें बेटा तो क्या हो जाता है, HNO3 प्लस वाटर को मिक्स कर लेंगे तो इसको भी हम लोग बेटा प्योर नहीं कर सकते। ये तुम लोगों ने देखा होगा 68% जैसे इसमें HNO3 रहेगा हम लोगों को लिए क्या बन जाता है, एजियोट्रोप बन जाता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो प्योर सॉल्वेंट के जैसे होते हैं। जैसे प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इस सॉल्यूशन का क्या होता है, एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्योर वाटर के जैसा 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करो, सारा का सारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। कभी भी क्या होगा, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो टेम्परेचर मेंटेन करो, सारा का सारा मिक्सचर जिसमें होगा बेटा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम लोगों ने एजियोट्रोप का डेफिनेशन बनाया होगा। एजियोट्रोप आर दोज बाइनरी मिक्सचर्स। एजियोट्रोप क्या होता है, ऐसे मिक्सचर्स which have fixed boiling point, fixed melting point and boiling point। बेटा इनका melting point और boiling point कैसा रहता है, एक फिक्स रहता है। किसी भी सॉल्यूशन का melting point boiling point फिक्स नहीं होता, इनका melting point boiling point कैसा रहता है, फिक्स। melting boiling point फिक्स होने का मतलब, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पोजिशन होगा इन वेपर स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज सेम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन होता है वही कंपोजिशन किसमें रहेगा, वेपर स्टेट में। मान लो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.8, सारा का सारा एक साथ वेपर में जाएगा तो वही सेम कंपोजिशन भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आप इन पे हम लोग क्या नहीं, सर आप अटक रहे हो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, इन पे फिजिकल डेफिनेशन को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। नेवर एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो दोनों तरीके के डेविएशन से बनते हैं, एक सर डेविएशन से बनता है। हाँ सर, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर 10 आ रही मिनट है का ब्रेक दे दो सर। बेटा क्लास ही अभी हम बंद करेंगे, बस 10 मिनट और पढ़ा। ठीक है सर। ये बस ये पढ़ा तो फिर खत्म करेंगे क्लास। सुनो, एक पॉजिटिव डेविएशन होते हैं और एक ऐसा होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन से क्या बनता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से दोनों का एजियोट्रोप बनता है। पॉजिटिव डेविएशन से कौन सा एजियोट्रोप मिलता है, मिनिमम बॉइलिंग। कौन सा वाला मिलता है सर, मिनिमम बॉइलिंग। नेगेटिव से क्या मिलता है हम लोगों को, मैक्सिमम बॉइलिंग। दो तरीके का हम लोगों के पास में एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एक मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है ना। मिनिमम बॉइलिंग मिलता है हमको पॉजिटिव डेविएशन से, और मैक्सिमम बॉइलिंग हमको मिलता है कहां से, नेगेटिव डेविएशन। HNO3 प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है, HNO3 प्लस वाटर का जो मिक्सचर एजियोट्रोप देगा वो कैसा होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग, जो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और इथेनॉल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है, CH3 CH2S और वाटर का जो मिक्सचर होगा, दैट गिव्स यू द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। समझ आ रहा है क्या होता है? अगर बेटा पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तुम लोग तो कुछ ऐसा आएगा, देखो जो नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आता है, यहां से यहां तक चलोगे ऐसा कुछ आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ग्राफ का मतलब है सॉल्यूशन कैसा होता है, आइडियल होता है। पॉजिटिव डेविएशन का तो ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसे यहां है ना, द पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ आएगा कुछ इसके ऊपर से, कैसे कैसा ऊपर बढ़ जाएगा कुछ ऐसा आता है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये लाइन किसके लिए होता है, ये लाइन है आइडियल के लिए, और ये लाइन किसके लिए होता है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब किसी भी कंडीशन में जो ऐसा होगा उससे निकल ज्यादा निकल के आए
जो रॉड स्लो के अकॉर्डिंग प्रेशर उसका ना निकल गया है। ये रॉड स्लो को प्रेशर अगर वाइट होना है और रेड वाला क्या शो करना है, एक्चुअल प्रेशर क्या मिलेगा हम लोगों को, समझ आ रहा है कि नहीं? ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा तो ऊपर ही करना है ना। अगर सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ये लाइन किसके लिए होगा, आइडियल के लिए, और नेगेटिव डेविएशन की लाइन ऐसा आएगा नीचे से निकल के, समझ आ रहा है? नेगेटिव डेविएशन यस सर। ग्राफ जैसा आता है, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए, बट आइडियल के लिए ये कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? जब टॉपिक कर लो बेटा, इसके आगे हम लोग बाद में बनाएंगे। हो गया चलो अभी, यस सर हो गया। मेरा सभी का हो गया। नो Yes. सर। सर बायो क्लास अभी 12 बजे से होगी? बेटा बताऊंगा, अभी मैसेज डाल दूंगा। यस। बेटा हो गया इतना? Yes, sir. यस सर। यस सर।